नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है मध्यकालीन भारत का, ये समझ लीजिए कि एकदम अंतिम चैप्टर है ये। ठीक है, मराठों का उत्कर्ष। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि मराठों का उत्कर्ष किस प्रकार से हो रहा है, कब हो रहा है, और थोड़ा सा हम इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत से भी। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे कि दिल्ली में कौन उस समय शासन कर रहा है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो सारी चीज़ों को हम समझेंगे, देखेंगे, डिटेल में जाएंगे। ओके, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक एक चीज़ को समझाने का प्रयास करूँगा। ये हमारा भारत हो गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारा दिल्ली है, दिल्ली है। ठीक है, और ये जो दक्कन वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहीं पर मराठों का उत्कर्ष होगा। ठीक है, इनका उत्कर्ष होगा, यानी कि अब यहीं से मराठा जो हैं वो अब धीरे धीरे अपना पैर पसारना शुरू करेंगे और ये भी अब शासन सत्ता में आएंगे ये धीरे धीरे। ठीक है, तो दिल्ली में क्या है कि यहाँ पर आपके मुग़ल चल रहे हैं, यहाँ पर आपके मराठा उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, ये नीचे आपने देखा ही था कि विजयनगर साम्राज्य था। ठीक है, हालांकि वो तब तक टूट गया था। ओके, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि पूरे भारत भर अलग अलग लोगों का प्रभाव है, अलग अलग तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो है ना, वो शिवाजी को माना जाता है। तो संस्थापक कौन है? संस्थापक शिवाजी हैं। ठीक है, शिवाजी को माना जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1627 या 30 में, मतलब ऐसे ही कुछ हुआ था, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। ठीक है, बुक में, लेकिन इसी के बीच में हुआ होगा, ये आप मान सकते हैं। ओके, अच्छा, अब इस चीज़ को मैं कनेक्ट करूंगा कि 1627 या 30 में दिल्ली में क्या चल रहा है। तो देखिए, दिल्ली में 1627 अगर माना जाए तो इस समय कौन बैठा है? इस समय शाहजहाँ है दिल्ली में। शाहजहाँ दिल्ली में शासन कर रहा है। ठीक है, वो अपना अच्छे से शासन कर रहा है दिल्ली में। इधर दक्कन वाले क्षेत्र में क्या हो रहा है? शिवाजी का जन्म हो जा रहा है। अच्छा, अब शिवाजी ऐसा तो है नहीं कि तुरंत मतलब पैदा हुए तुरंत मारपीट शुरू कर दिए, तुरंत अपना पैर पसारना शुरू कर दिए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अब ये चीज़ धीरे धीरे भी आगे बढ़ेगी। तकरीबन मान के चलिए कि मुग़लों से इनका आमना सामना 1659 या 60 में होगा, या शायद 1660 में ही के करीब करीब इनका मतलब सामना होता है। ठीक है, अच्छा, फिर इनका पिताजी का नाम याद रखिएगा। शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था? तो शिवाजी के जो पिताजी जो थे उनका नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। ठीक है, माता का क्या नाम था? माता थी इनकी जीजाबाई। जीजाबाई। ठीक है, जीजाबाई इनकी माता हैं। ओके, इन्हीं दोनों के बेटे हैं कौन? शिवाजी, जिनका जन्म हो रहा है 1630 या 27 में। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम लिख लीजिए। इनके गुरु थे रामदास। रामदास। ठीक है, तो ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया शिवाजी के बारे में। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होगा कि शिवाजी के गुरु के बारे में तो हमने बात कर ही लिया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि 1658 आ जाएगा तब तक। अब 1658 में आ जाइए, क्योंकि मान लीजिए कि 1630 में इनका जन्म हो रहा है, तो ये तकरीबन अब 28 साल के हो चुके हैं ये। ठीक है, अब 28 साल के हो चुके हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है कि इनके अंदर अब बल आ चुका है। अभी अपना पूरा प्रसार करने का सोचेंगे, तो इनकी असल कहानी अब यहीं से शुरू होगी। ठीक है, अच्छा,
तो 1658 का दौर आ चुका है और 1658 में दिल्ली में कौन बैठ चुका है? 1658 में दिल्ली में औरंगजेब आ चुका है। औरंगजेब अब दिल्ली में आ चुका है, ठीक है। और ये क्या चाहता है? पूरे भारत पर एकदम नियंत्रण करना चाहता है। तो इस चीज़ के लिए वो क्या करेगा कि औरंगजेब शिवाजी को समाप्त करने के लिए, ठीक है, क्या करेगा कि अपने एक सेनापति को, सेनापति का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है शाइस्ता खान। शाइस्ता खान इसको ये भेजेगा कि तुम दक्कन वाले क्षेत्र में जाओ, यानी कि मान लीजिए ये भारत हो गया, ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र में तुम जाओ और यहाँ पर जा करके शिवाजी नाम का एक शख्स है जो कि बहुत मतलब इस समय आतंक मचा रहा है, उसको ख़त्म कर दो। तो ये शाइस्ता खान वहाँ जाता है, ठीक है, और इसको औरंगजेब ने दक्षिण का गवर्नर नियुक्त कर दिया था, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि यहीं पर 1659 में क्या हो रहा है? बीजापुर, ठीक है, बीजापुर के एक सुल्तान था, ठीक है, उसने क्या किया कि अपने एक सेनापति को जिसका नाम था अफजल खान, ठीक है, इनको भेजता है कि तुम जाओ और शिवाजी का दमन करो। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि बीजापुर हमारा कहाँ हुआ करता था? वो यहीं कहीं हुआ करता था, ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र में वो भी था। पूर्णतः दक्षिणी क्षेत्र में नहीं था, लेकिन करीब करीब आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र वाले मतलब एरिया के इर्द गिर्द था वो। तो आप ये देख सकते हैं, सपोज़ करिए ये भारत हो गया हमारा, ठीक है, ये भारत हो गया, तो आप देख रहे हैं कि ये दिल्ली से भी इसको आ रहे हैं सब मारने के लिए और इधर दक्षिण से भी इसको आ रहे हैं सब शिवाजी को मारने के लिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि शिवाजी का प्रभाव तब तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में, इसको याद रखिएगा कि शिवाजी और जय सिंह के बीच में क्या होता है? 11 जून 1665, डेट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हुआ था पुरंदर की संधि हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 11 जून 1665, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। अब देखिए ऐसे समय बीतता गया, तो शिवाजी ने क्या किया था कि अपना राज्याभिषेक भी कराया, क्योंकि तब तक शिवाजी का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और 1674 में ये क्या करते हैं कि रायगढ़ एक स्थान है, ठीक है, रायगढ़ में ये अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, ठीक है, राज्याभिषेक ये करवाते हैं रायगढ़ में, ठीक है। कब करवाए थे? 1674 में, ओके। और राज्याभिषेक जिसने किया था उस पंडित का क्या नाम था? गंगा भट्ट, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखना है कि 1674 में उनका राज्याभिषेक हो रहा है और राज्याभिषेक किसने किया था? गंगा भट्ट ने किया था, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, ओके। लेकिन राज्याभिषेक होने से पहले जब शाइस्ता खान ने जब इन पर अटैक किया था, ठीक है, तो वो समय क्या था? वो समय था 1663 का समय था, ठीक है। और शाइस्ता खान किसने भेजा था इसको? औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने इसको भेजा था। अच्छा, तो शाइस्ता खान जब इनका दमन करने के लिए जब आया था, तो शिवाजी चूँकि कद में मतलब उनका हाइट बहुत ज़्यादा नहीं था, ठीक है, तो वो छुप करके बैठे हुए थे। और वो क्या करते हैं कि रात्र में चुपके से पूना में प्रवेश कर जाते हैं और अचानक उन्होंने शाइस्ता खान पर आक्रमण कर दिया। और बताया जाता है कि शाइस्ता खान का जो हाइट था वो बहुत ज़्यादा 6 फीट से ज़्यादा था, ठीक है, और शिवाजी की जो हाइट थी वो तकरीबन 5 फीट की थी। लेकिन शिवाजी उस टाइम पर वो हाथ में पता नहीं क्या एक चीज़ होता था, मतलब एक यंत्र होता था जिसको पहन करके वो लड़ते थे। और जब वो पहनते थे तो उनका हाथ एकदम शेर के पंजे जैसा हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि उसको पहन करके और शाइस्ता खान पर अटैक किया
और अटैक करने के बाद जब उसकी हालत जब ख़राब हो गई शाइस्ता खान की, अब सोचिए कि 6 फुट के आदमी से 5 फुट का आदमी लड़ रहा है, उसकी हालत ख़राब कर दे रहा है। तो ये काफ़ी फुर्तीले भी थे, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है कि शाइस्ता खान तुरंत वहीं से भाग खड़ा होता है, कहता है कि हमको भैया अपना जान बचाना है, औरंगजेब से हम जा करके कह देंगे कि हम इनसे लड़ नहीं पाए हैं, ठीक है। और वो भाग जाता है वहाँ से। फिर उसके अगले साल 1664 में क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा कि सूरत पर आक्रमण ये कर देते हैं। सूरत पर आक्रमण इन्होंने आक्रमण कर दिया। अभी 1664 में किए ही थे, तब तक फिर से 5-6 साल के बाद 1670 में फिर से ये सूरत पर आक्रमण कर देंगे। यानी कि आक्रमण पे आक्रमण एकदम दनादन ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शिवाजी के बारे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, ओके। और अब हम देखेंगे अष्टप्रधान। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम का एक मंत्रिपरिषद हुआ करता था, ठीक है। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नामक, ठीक है, नामक मंत्रिपरिषद थी, ठीक है। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पद हुआ करता था, देखिए अष्टप्रधान का मतलब हो गया कि 8 लोगों का ये एक समूह होता था। और जैसे नहीं होता है कि आज के समय पर आप देखेंगे कि कहीं पर भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसकी एक मंत्रिपरिषद होती है, और उस मंत्रिपरिषद में उसके जो बहुत खास लोग होते हैं ना, वो होते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद में। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है, कि अष्टप्रधान में क्या होता था कि 8 पद था, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक था पेशवा, दूसरा था अमात्य, ठीक है, तीसरा था मंत्री, अभी मैं सबको बताऊंगा, पहले लिख लेता हूँ इसको। चौथा था सचिव, ठीक है। 5 6 7 8, ओके। तो 5वां क्या था, सुमंत, ठीक है। फिर 6वां क्या था, सेनापति, ठीक है। और 7वां पंडित राव, और 8वां क्या था, न्यायाधीश। ठीक है। अब हम एक एक करके सारे पद को हम देख लेते हैं, ओके। तो देखिए ये पेशवा जो था ना, ये अष्टप्रधान में एकदम टॉप लेवल का पोस्ट था। जैसे आज के टाइम पर इसको आप कंपेयर करेंगे तो प्रधानमंत्री से कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पेशवा का अर्थ राजा, एकदम ये राजा था, एकदम सबसे बड़ा यही था, ये जो कहता था वही होता था, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अमात्य क्या क्या मतलब था, अमात्य था आपका वित्त और राजस्व देखने वाला, ठीक है। तो वित्त प्लस राजस्व जो देखता था वो कौन था, वो अमात्य था, उसको अमात्य नाम दिया गया था उस पद का, ठीक है। मंत्री मतलब आप समझ सकते हैं कि राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की जो कार्रवाई जो हुआ करती थी, ठीक है, उनको ये ध्यान देता था, मंत्री जो होता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दैनिक कार्य का नियंत्रण, ठीक है, ये देखता था। सुमंत कौन था, सुमंत कह रहे हैं सचिव, ठीक है। तो सचिव जो थे आपके, वो थे राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना। जैसे कि आज के टाइम पर भी आप नहीं देखते हैं कि जो सचिव होते हैं वो क्या करते हैं, जो मोस्ट सीनियर IAS ऑफिसर जो होते हैं उनको सचिव बनाया जाता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कन्वर्सेशन ही तो करते हैं भाई। मान लीजिए कि कैसे मतलब ब्यूरोक्रेसी को कैसे आप चलाना चाहते हैं, उसको वो लोग नियंत्रण करते हैं, ठीक है, अपने बातों से, अपने पत्र व्यवहार से। तो इसको बस इतना ध्यान रखिएगा, ये लोग क्या करते थे, ये लोग राजकीय पत्र व्यवहार, ठीक है, यानी कि लेटर के माध्यम से कोई भी पत्र लिख के भेजना है, बताना है,
कि क्या चीज़ हमारे शासन में चल रहा है, मतलब जो भी सिचुएशन हुआ करता था ये लोग सचिव देखते थे, ठीक है। और ये लोग पत्र के माध्यम से नहीं देखते हैं आप लोग की ऐसे पूरा एकदम गोल करके आता था, उसको खोला जाता था, जैसे सामने करके हम लोग पढ़ते थे, मतलब हम लोग नहीं, मतलब जैसे कि उस समय पर फिल्मों में आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ होता था, ये सचिव के अंडर में सारा काम होता था, ठीक है। सुमंत कौन था? तो सुमंत आपके थे ये, जैसे कि विदेश मंत्री होता है, फॉरेन मिनिस्टर जिसको कहते हैं ना, विदेश मंत्री, ये ध्यान रखिएगा। सुमंत विदेश मंत्री, यानी कि किस देश के साथ कहाँ पर कौन सा संबंध स्थापित करना है, कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमारा सुमंत देखता था, ठीक है। अच्छा, फिर सेनापति तो आप लोग नाम से ही समझ जाते होंगे कि सारा सेना का प्रभार इसी के ऊपर रहता था। और सेना की भर्ती ऐसे आप इसको ध्यान रखिएगा, सेना की भर्ती ये सब कराते थे, ठीक है। फिर पंडित कौन था? तो पंडित राव का मतलब कि जो विद्वान और धार्मिक, ऐसे आप समझ सकते हैं, विद्वान बहुत होते थे, जो लोग सलाह देते थे राजा को यानी पेशवा को, ठीक है। और न्यायाधीश भी आप समझ ही सकते हैं कि इसका क्या काम होता होगा, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, वो आपको ये ध्यान रखना कि अष्टप्रधान में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका पेशवा का पद था। इसके ऊपर कोई नहीं रहता था, ठीक है। इसके नीचे ही सब लोग रहते थे, ठीक है। इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। सुमंत मतलब विदेशी मंत्री, सचिव मतलब आप समझ ही रहे हैं, मंत्री का मतलब आप समझिए गए, अमात्य मतलब आपका वित्त और राजस्व देखता था वो अमात्य, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि अब 1680 का समय आ जाएगा और इसी समय शिवाजी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। यानी कि बहुत ज़्यादा इनका आयु नहीं था, अगर 30 को भी कंसिडर किया गया तो इसका मतलब ये हो गया कि 50 साल की आयु में इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो इनके मरने के बाद इनके उत्तराधिकारी कौन कौन हुए, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उत्तराधिकारी कौन कौन हुआ, ठीक है। तो पहले जो इनका उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ संभाजी, ठीक है, पहले। दूसरा कौन हुआ? दूसरा हुआ राजा राम, ठीक है। ये सबसे बड़ा बेटा है संभाजी, ठीक है, ओके, जो 1680 से लेके 89 तक ये रूल करेगा, यानी कि इनके मरने के बाद यही राजा बना था, यही पेशवा बना संभाजी, ठीक है। फिर राजा राम आता है जो कि इनका छोटा बेटा है, ये उत्तराधिकारी था। और एक कौन है? ताराबाई कौन है? तो ताराबाई हैं राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया था, ठीक है। यानी कि ये ताराबाई जो हैं ये राजा राम की पत्नी हैं। और राजा राम की पत्नी जैसे देखिए हुआ यूँ कि पहले संभाजी आए, पहले तो शिवाजी थे, शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गया। फिर सबसे बड़ा जो बेटा है संभाजी वो आता है, ठीक है, 1680 से 1689 तक अपना मतलब रूल करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हट गया, फिर राजा राम आ जाते हैं, राजा राम अपना रूल कर रहे थे, तब तक पता चला कि राजा राम की मृत्यु हो जाती है। और राजा राम की जो पत्नी जो थी, ठीक है, ताराबाई, उसका एक बेटा था शिवाजी द्वितीय, उसने नाम रखा था उसका, ठीक है, अपने मतलब दादा के नाम पे इसका नाम रखा गया था शिवाजी द्वितीय, ठीक है, शिवाजी द्वितीय। तो अब ये राजा राम और ताराबाई का बेटा है शिवाजी द्वितीय, अब इसी को गद्दी पर बैठाया जाएगा। और इसके बाद कौन आता है? इसके बाद साहू जी, ठीक है, साहू जी। और साहू जी के काल में सबसे ज़्यादा मराठों का विस्तार हुआ था, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें मतलब शिवाजी से संबंधित रही हैं, ठीक है। और आगे आप देख लीजिए कि 1818 में क्या हुआ, तब तक अंग्रेज़ों ने पूरे तरीके से भारत पे नियंत्रण कर लिया है, ठीक है। और क्या हो रहा है, पेशवा का जो पद है, पेशवा का पद इसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। और फिर क्या हुआ कि पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय, उनको अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 8 लाख रुपये प्रति वर्ष दे करके कहा कि तुम ऐसा करो, कानपुर के बिठूर में बैठ जाओ, ठीक है। तो अंतिम पेशवा कौन है ये पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। तो ये याद रखना आपको कि बाजीराव द्वितीय, ठीक है, यही अंतिम पेशवा है
1818 में क्या करेंगे, ये 8 लाख रुपया प्रति वर्ष अपना ये पेंशन ले लेते हैं अंग्रेज़ों से, और जा करके कानपुर के बिठूर में बैठ जाते हैं। फिर आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से नाना साहब कानपुर से 1857 की क्रांति में भाग लेंगे। वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, आगे इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हमने देखा कि मराठों का उत्कर्ष, हमने हर एक चीज़ को देखा। शाइस्ता खान के बारे में देखा, अफजल खान के बारे में देखा, शिवाजी का जन्म कब हुआ, पुरंदर की संधि के बारे में देखा। पुरंदर की संधि जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुआ था। अष्टप्रधान को हमने देखा, ठीक है। तो मराठों से संबंधित जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था हमने उसको देख लिया है डिटेल में, ठीक है। और कल हम बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, और उसमें हम बात करने जा रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है। अब हम अपने इतिहास में 300-400 साल पहले जाएंगे और वहाँ से फिर से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ से हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब चीज़ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है तो आप समझते ही होंगे अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग क्लास को मतलब छोड़िएगा मत, कंटिन्यू देखते रहिए। निश्चित है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। आप लोग प्रीवियस ईयर को प्लीज़ मिलाते रहिए कि सही है कि गलत है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।